हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग। आज है आपका 3 जनवरी, ठीक है? तो आज 3 जनवरी को देखते हैं कि द हिंदू में क्या-क्या हमारे लिए आया है। उससे बढ़ने से पहले हम लोग जो है आपका स्वागत है वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल में, वेब्स अकेडमी में, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। ओके? तो आज का पहला मुद्दा हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला जो मुद्दा हमारा क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग ए वेस्ट रिडन अर्बन इंडिया क्या है। अभी चर्चा में क्यों है ये कि भारत का जो शहरी क्षेत्र है ना, उसमें जो सॉलिड वेस्ट जो है ना मैनेजमेंट, उस पर एक गंभीर संकट बन चुका है। कैसे कि मतलब क्या हो रहा है कि तेजी से क्या हुआ अर्बनाइजेशन हो रहा है और उपभोग आधारित जीवन शैली, मतलब अभी जो क्या है कि कंज्यूम आपका वेस्ट, आपका लाइफ स्टाइल चल रहा है, ठीक है? जिससे क्या हुआ है कि और क्या है कि हमारा जो नगर निकाय है ना, वो कमज़ोर पड़ गया है। उसका जो कैपेसिटी है, कमज़ोर पड़ गया है, जिसके कारण हो रहा है क्या, वेस्ट का मतलब ठोस कचरा प्रबंधन में आपका संकट आ रहा है। ओके? बढ़ते हैं हम लोग। क्या है समस्या का प्रॉब्लम का स्वरूप कैसा है, ठीक है? तो क्या है स्वरूप इसका कि पहला है कचरे जो वेस्ट का बढ़ता मात्रा। पहले कम था, अब क्या हुआ, इसका मात्रा बढ़ रहा है। काहे क्यों? क्योंकि आपका भारत के शहर जो है प्रतिदिन लाखों टन ठोस कचरा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है? क्या होता है जिसका स्रोत क्या है? स्रोत पर जो है कि मतलब क्या है, आपका पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन जो एट सोर्स जो है कमज़ोर है, ठीक है? स्रोत पर पृथक्करण का जो है ना, वो क्या है, अब कमज़ोर है। क्यों? कैसे? क्योंकि गीला और सूखा कचरा एक साथ ही मिल जाता है, क्योंकि स्रोत का जो पृथक्करण नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे सूखा जो है ना, उसका अलग व्यवस्था नहीं है कचरा का, और गीला का अलग व्यवस्था नहीं है। इसी कारण क्या हो रहा है कि जब मिक्स हो जाता है तो और ये क्या हो जाता है, कचरे की मात्रा को और बढ़ा देता है। फिर क्या है सेकंड, आपका डंप साइट जो आधारित मॉडल है ना, वो क्या है कि अधिकांश शहर लैंडफिल या डंपिंग पर निर्भर है। भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण जिसका क्या है कारण बनता है। पुराने क्या है आपका डंप साइट जैसे विशाल पहाड़ हो गया, जैसे बन चुके हैं। आप देखे होंगे कि अभी दिल्ली में जो आपका प्रदूषण का कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ठंडी आ गई तो स्मॉग ही बन गया है। इसका कारण ये भी है कि आप देखिएगा दिल्ली से थोड़ा-सा बाहर आप जाइएगा, जिस तरह सोनीपत है, उस देखिएगा कि पहाड़ है। सोनीपत आप जब जाइएगा ना साइड दिल्ली से, तो वो डंपिंग का एक पहाड़ बना हुआ है। तो भी क्या क्या है कि उसमें अगर आपका कचरा है, उसमें आग लगा देता है, तो आग लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है आपका वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है, प्लस में वो क्या बनता है, आपका भूमि का भी प्रदूषण का कारण बनता है, जल प्रदूषण का भी वो कारण बनता है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड जो हमारा चुनौतियाँ क्या आ रहा है, मतलब ये स्वरूप क्या है इसका, संस्थागत एवं वित्तीय चुनौती क्या है कि नगर निकाय में जो है ना कि टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी एवं वित्त की, फाइनेंस की कमी है, ठीक है? निजी भागीदारी और आपका प्राइवेट पार्टनरशिप में जो मॉडल है, पब्लिक प्राइवेटिज़्म मॉडल का असमान प्रदर्शन देखा जा रहा है, ठीक है? शहरी भारत में कचरे का संकट का ये क्या है कि आपका मतलब कारण बन रहा है, ओके? स्वरूप है। अब शहरी भारत में कचरे का संकट के कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हो रहा है कि तेज़ी से शहरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ठीक है? जनसंख्या भी हमारा बढ़ रहा है और शहरीकरण भी बढ़ रहा है। शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है? पर कचरा का प्रबंधन जो है उसी ढाँचा में है, जैसे पहले चल रहा था उसी के ढाँचा में, मतलब अभी भी प्रबंधन उसी तरीके से हो रहा है। उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर जनसंख्या बढ़ रहा है या शहरीकरण बढ़ रहा है, तो उसके रेशियो में आपका प्रबंधन भी प्रबंधन ढाँचा जो है आपका स्ट्रक्चर, वो या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कोई नहीं है। ये अनियोजित शहरी विस्तार भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे। सेवा प्रदान पर दबाव ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? दूसरा क्या है, उपभोग उपभोग आधारित जीवन शैली हो गया है। लोग क्या है आजकल प्लास्टिक का जो लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, ठीक है? कहीं भी जाइए आप कैरी बैग ले लीजिए, मतलब कैरी बैग ही आप लोग अफ़ोर्ड करते हैं। पहले के लोग क्या होते थे कि जैसे गाँव में अभी भी चलता है कि घर से ही बैग, मतलब थैला लेके जाते हैं, ठीक है? वो आपका घर से ही आपको उसी में सारा चीज़ लाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब लोगों का क्या हो गया ना कि आप बाहर से ऑर्डर भी कर रहे हैं तो आपको एक प्लास्टिक में ही आपका ऑर्डर आ रहा है। इस तरीके से ज़्यादा मतलब आपका क्या है जो जीवन शैली है ना लोगों का बदल गया है। जैसे क्या हो गया कि आपका देखिए यहाँ पे बोल रहा है पैकेज फूड आ गया, आपका ई-कॉमर्स आ गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग से ही क्या है कि इससे क्या बन रहा है, जो आपका कचरा ज़्यादा हो रहा है। रिड्यूस्ड सिद्धांत को कमज़ोर प्लान है, ठीक है?
इसको कम करने का जो आपका थ्योरी है वो उसका प्लान ही कमज़ोर है। और थर्ड में क्या है, स्रोत पर पृथक्करण का कमी है, क्योंकि देखिए आपको बता रहा था मैं कि गीला और सूखा का क्या है। जैसे घर-घर गीला सूखा कचरा अलग नहीं किया जाता है। क्या होता है ना, घर में आप भी देखते होंगे, जब आपका किचन में अगर कोई मतलब आप बाहर से आप लाते होंगे तो एक साथ मिक्स करके, एक तो कुछ भी आप डब्बा रखें, उसी में क्या हो कि जहाँ पे आप किचन का जैसे कचरा फेंक रहे हैं, वहीं आप डब्बा-डुब्बा सब एक ही जगह आप डाल देते होंगे। ये मतलब इसमें क्या है कि हम लोग को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। मानव का कर्तव्य है, आप पढ़े होंगे डीपीएसपी में आप सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, कि मानव का कर्तव्य है कि हमारा पर्यावरण को संरक्षण रखे, ठीक है? तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताता है। तो ये आज लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक लोग नहीं जागरूक होंगे ना, तो सरकार भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है? मिश्रित कचरा क्या है? आपका जैसे मिश्रित कचरा का क्या है कि आपका रिसाइक्लिंग भी नहीं हो पाता है, कंपोस्टिंग भी नहीं हो, ये सब असंभव हो जाता है, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग कचरा रहेगा तभी तो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, ओके? अब यहाँ पे यह है क्या है कि हमारा डंपिंग केंद्रित मॉडल जो है, जैसे देखिए नगर निकायों की निर्भरता क्या है? लैंडफिल, मतलब अंदर ही ज़मीन के अंदर ही आप कर दीजिए, डंप साइट पर कर दीजिए, ओके? प्रोसेसिंग की बजाय क्या है? उठाओ और फेंको व्यवस्था है। घर एक ये चला है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये कचरा सिर्फ लेके और क्या करता है, ये भी क्या करता है, रिसाइक्लिंग जो होता है हमारे देश में अभी भी बहुत कमज़ोर है। नगर निगम के पास से उतना तकनीक भी नहीं है, ना वित्त है। ओके, तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास। फिर है नगर जो है आपका निकाय का की सीमित क्षमता। देखिए अभी मैं बता रहा था, जैसे निकायों में वित्तीय संसाधन की कमी है, तकनीक भी स्टाफ भी नहीं है, विशेषज्ञता की भी कमी है। और क्या है कि O&M जैसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर पर्याप्त ध्यान ये नगर निकाय के द्वारा भी नहीं दिया जा रहा है। ओके? आपका छठा क्या आपका कारण है, कमज़ोर कानून प्रवर्तन भी है। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो आया, स्टेट वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को अधूरा क्रियान्वयन किया गया, मतलब है कि इसका क्रियान्वयन अभी भी अधूरा है। जुर्माना, यूज़र फीस, ये सब पर है, आपका आपका जो है कमज़ोर प्लान है, ठीक है? अनौपचारिक क्षेत्र को बहिष्कार किया गया है, ठीक है? इसका बहिष्कार क्या है आपका, जैसे आपका बेस्ट पिकर्स जो होते हैं, को औपचारिक सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। इसको भी औपचारिक बेस्ट जो पिकर्स होते हैं, इनको भी औपचारिक सिस्टम में शामिल करने की ज़रूरत है। उनकी रिसाइक्लिंग क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है, ओके? आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा क्या है कि आपका 8वां जो कारण बनता है, तकनीकी केंद्रित लेकिन संदर्भ विहीन समाधान है। ये क्या होता है, आपका तकनीक तो है, लेकिन क्या है इसमें क्या है, स्थानीय कचरा कचरा जो है संरचना को समझे बिना ही क्या करते हैं ना, बिना समझे हैं, जैसे स्थानीय कचरों को समझने का, जैसे वेट एंड ड्राई, मतलब सूखा और गीला, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको अपना टेक्नोलॉजी में ले जाके आप रिसाइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि महँगी केंद्रित प्लांट तो लगा दिया जाए, जो अक्सर विफल रहते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि किस प्लांट में हमारा कौन-सा वेस्ट जो है, आपका एक साथ जब गीला रहेगा, मतलब गीला-सूखा एक साथ मिक्स रहेगा, तो ये आप केंद्रित मतलब प्लांट आप लगा लीजिए, महँगे कितना भी नहीं लगाएँ, लेकिन वो विफल ही रहेगा, ओके? क्योंकि आप वेस्ट का भी एक मतलब टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो वेस्ट का टाइप्स को आप एक साथ मिक्स करके आप दीजिएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। और थर्ड आपका 9th में है कि नागरिक व्यवहार, जो देखिए सिटीज़न मतलब लोगों का व्यवहार में भी और जागरूकता की कमी है, ठीक है? क्योंकि कचरा प्रबंधन को केवल सरकारी ज़िम्मेदारी नहीं माना जा सकता है, कि नागरिक जो है ना, आपका नागरिक सहभागिता और समावित्व भाव का कमज़ोर है, ठीक है? तो हम लोग को पहले क्या ज़िम्मेदार है, हम लोग को खुद ही बनना पड़ेगा भारतीय लोगों को, कि हमारी जो ज़िम्मेदारी क्या है, कि हम भी अपने सरकार का जो भी सरकार से ज़्यादा हमारा कर्तव्य बनता है पहले, क्योंकि हम लोग ही जो है कचरा को आपका वेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। घर में कुछ भी लाया जा रहा है, तो प्लास्टिक आप ला रहे हैं, कोई भी आजकल देखिए ज़्यादातर प्लास्टिकों का यूज़ हो रहा है, चाइनीज़ जो प्लास्टिक होता है उसका भी यूज़ हो रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो रहा है आपका। तो ये सब क्या है कि वेस्ट का एक प्रमुख साधन बन जाता है, ठीक है? सोर्स बन जाता है, ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। शहरी जो कचरा प्रबंधन हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाया है? तो क्या-क्या है? पहला स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो चलाया गया, एक ग्रामीण है, शहरी भी है। 2014 में शुरुआत किया गया, जो आपका स्वच्छ भारत मिशन जो है,
आपका शहरी को 2.0 ओ चला गया जो 2021 से 2026 तक के तहत है, ठीक है? इसमें क्या किया जाएगा, गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाया जाएगा जिसमें रेटिंग दिया जाएगा आपको 1 स्टार से 7 स्टार के बीच में। लीगेसी वेस्ट रेमिडिशन मतलब पुराने डंप साइट का निस्तारण किया जाएगा। घर-घर कचरा संग्रह और स्रोत पर पृथक्करण पर जोर दिया जाए। जैसे अभी जो आता है ना आपका गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल वाले बात, तो ये इसी के तहत है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही है, ओके? जो भी नगर निकाय में रहते होंगे उनको पता होगा, ठीक है? गाँव में तो अभी नहीं जाता है। फिर सेकंड क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या कहला है कि मतलब ये भी लाया गया है जिससे क्या है गीला सूखा कचरा अलग करना अनिवार्य इसमें बताया गया है। अब विकेंद्रीकृत मतलब जो होता है सेंट्रलाइजेशन प्रोसेसिंग का मतलब जिसमें कंपोस्टिंग किया जाएगा, बायोमीथेन नेशन किया जाएगा, लैंडफिल पर निर्भरता घटाने का प्रावधान इससे क्या है आपका रूल से आया है। फिर क्या है आपका थर्ड में है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और एक आता है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बनता है, ये ऐसा मतलब आपका नियम लाया है। उसमें क्या है ईपीआर में क्या है कि आपके प्लास्टिक उत्पादों को जो ब्रांड्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप इस पे कड़ी निगरानी आप बना के रखें। सिंगल यूज जैसे आप अगर क्रिएट किए हैं तो उसका रिसाइक्लिंग का भी आपके पास टेक्नोलॉजी होना अनिवार्य है, ठीक है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का ये बात करता है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या सरकार ने कदम उठाया है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो है वेस्ट रूल्स भी आया है जिससे क्या है कि भवन के जो मलबे जो मान लिया कहीं आपदा या भूकंप आया तो ये कहीं भी तोड़ा जाता है तो उसका क्या है कि उसका अलग संग्रह और रिसाइकलिंग होगा भवन का मलबे। शहरों में जो है आपका आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन के वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी इससे लगाए जाएंगे। वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है? वेस्ट टू एनर्जी पहल भी चलाया गया है। जैसे क्या होगा कि गीले कचरे से क्या हो जाएगा ना हम लोग को बायोगैस या बिजली उत्पन्न होगा। स्टैट जो है योजना के समन्वय भी किया जाता है जिससे कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जा रहा है, ओके? आगे क्या है हमारा आपका छठा समाधान क्या कदम क्या उठाया गया इनिशिएटिव सरकार के द्वारा अमृत मिशन चलाया गया, स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया जिससे क्या शहरी बुनियादी ढांचा में सुधार लाया जाएगा। इसमें स्मार्ट जो आपका स्टेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा होगा, आईओटी आधारित निगरानी आपको किया जाए, सर्विलांस किया जाएगा, ओके? 7वां नंबर क्या आ रहा है अनौपचारिक जो क्षेत्र का समावेशन भी किया जाएगा। जैसे बेस्ट स्पीकर जो अभी को पहचाना जाएगा, उसके आईडी दिया जाएगा, सुरक्षा उपकरण प्रोवाइड करवाया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं और स्वयं सहायता समूह की भागीदारी भी आपको बढ़ाई जाएगी। एक समन्वय करके चलना है ताकि बेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। लास्ट जो हमारा है कि आपका डिजिटल और रेटिंग आधारित भी उपाय किया गया। जैसे जो स्वच्छ सर्वेक्षण चलाया गया, स्टार रेटिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटीज चलाया गया, प्रदर्शन आधारित फंडिंग भी दिया जाएगा जिससे क्या होगा आपका लोग प्रोत्साहन होके मतलब ये काम करेंगे, ठीक है? आगे क्या है हमारा कि इसका समाधान क्या है? तो शहरी कचरा संकट के समाधान क्या है कि स्रोत पर जो है ना 100% जो है आपका सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण की आवश्यकता है। क्या है कि गीला जो है और सूखा खतरनाक कचरा जो घर और दुकान स्तर पर अलग-अलग की आवश्यकता करना है, ठीक है? पे एज़ यू थ्रो यानी यूज़र फीस से अनुपालन बढ़ाना है, ओके? जुर्माना आपको लगेगा, प्रोत्साहन को संतुलित उपयोग दिया जाएगा इसमें, ठीक है? तो इसलिए ये किया जा रहा है। सेकंड क्या है हमारा कि कृत जो है कचरा प्रबंधन का व्यवस्था करवाने की आवश्यकता जैसे वार्ड और मोहल्ला जो स्तर पर कंपोस्टिंग किया जाएगा, बायोगैस यूनिट लगाए जाएंगे, परिवहन लागत एवं लैंडफिल निर्भरता में कमी आएगी इससे, ठीक है? बड़े केंद्रीकृत प्लांट्स की विफलताओं से क्या है बचाव करने की भी आवश्यकता है। थर्ड में हमारा क्या है सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना चाहिए जैसे कि 3R जो है रिड्यूस करना है, कम करना है, रीयूज करना है, दोबारा उपयोग करना है और रिसाइकिल करना है, ठीक है? को नीति में व्यवहार में उतारना है। जो नीति है ना ये 3R को उसको व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। रिसाइक्लिंग बाज़ारों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उद्योगों के लिए रिसाइक्लिंग आप रिसाइक्ल्ड सामग्री का अनिवार्य उपयोग करने के भी आप नियम लाकर इसको व्यवस्था करवा सकते हैं, ओके?
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईपीआर जो होता है आपका का सख्त क्रियान्वयन करना चाहिए। प्लास्टिक जैसे आप ई वेस्ट में उत्पादक की जिम्मेदारी होना चाहिए कि उसको आप कैसे 3R का आप रूल अपनाइएगा, ठीक है। डिजिटल ट्रैकिंग एवं थर्ड पार्टी ऑडिट भी करने की जरूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर का प्रभावी निषेध भी आपका करने की आवश्यकता है। ठीक है, 5 क्या है, 5वां क्या बोल रहा है, पुराने डंप साइट जो वेस्ट का निस्तारण भी आपका लीगेसी वेस्ट जो है उसका निस्तारण ज़रूरी है। जैसे बायो माइनिंग हो गया, बायो रेमेडिएशन हो गया, इस आपका क्या है, इस उपयोग आपका भूमि का पुनः उपयोग, जैसे ग्रीन ज़ोन बनाया जाए, शहरी सुविधाएँ हैं इसका मतलब है कि पुनः उपयोग भूमि पुनः उपयोग की अवधारणा को भी अपनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य एवं जलवायु जोखिम में भी कमी लाने की आवश्यकता है। अब क्या है कि जैसे यूएलबी की क्षमता वृद्धि करना पड़ेगा। कैसे? तकनीकी स्टाफ में लाके वित्तीय स्वायत्तता देके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में स्पष्ट जोखिम और वितरण को स्पष्ट करके आप इसको क्या बोलते हैं कि आपका नगर निकाय का जो है क्षमता में वृद्धि लाइएगा। और एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर भी दीर्घकालिक फोकस करने की भी आवश्यकता है। 7वां क्या हमारा बता रहा है आपका समाधान, अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण भी ज़रूरी है। जैसे बेस्ट स्पीकर को पहचानिए, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव है, इसके माध्यम से क्या है ना सर, औपचारिक भागीदारी भी आप बढ़ा सकते हैं। और रिसाइक्लिंग दक्षता में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। और डिजिटल एवं डेटा आधारित भी शासन आपको जो जैसे जीआई से मैपिंग करवाना पड़ेगा, बेस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा, जीपीएस ट्रैक लोकेशन कलेक्शन जो वाहन आपको ज़रूरी है, वास्तविक समय आपका निगरानी से पारदर्शिता आएगा। वास्तविक समय जब रहेगा ना तो निगरानी से पारदर्शिता में बढ़ावा मिलेगा। और 9th जो कह रहा है कि व्यवहार में हमारा जो लोगों का व्यवहार में परिवर्तन और जन भागीदारी की आवश्यकता है। जैसे स्कूल में आपको बाजार में निरंतरता जो जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और स्वच्छता क्या है, नागरिक का दायित्व की सोच बनाने की आवश्यकता है। सामाजिक मानदंड बनाना भी आपका जरूरी है। ओके, इससे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कचरा जो प्रबंधन है उसको हम एक मतलब एकजुट होकर उसकी समाधान हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि आप लोग क्या है कि जो अभी तक मतलब कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा-सा तो ये योगदान आप कर ही सकते हैं। थोड़ा क्या, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी कचरा जो फेंकें या कचरा जो हमारे घरों में होता है, तो कृपया करके आप अपने मम्मी-पापा जो भी हों, भाई-बहन या आप खुद से आप उसका जो एक मैनेजमेंट के तहत मतलब अगर नगर निकाय में आते हैं, तो आप कम से कम गीला और सूखा आप अलग-अलग रखने की आप भाई सबको बोलें और खुद से भी आप रख सकते हैं। ओके? तो ये करने में कोई ये नहीं है, आप भी योगदान अपने देश में दीजिएगा और जिससे क्या होगा कि हमें बहुत सारे जो हेल्थ के जो इश्यूज़ आते हैं उससे हमें निपटारा होगा, ठीक है? जो एक हेल्थ बर्डन भी हमारे देश पर पड़ता है, ठीक है? जो क्या है, हेल्थ इकोनॉमिक बर्डन फिर पड़ेगा। आपके लिए इसके लिए आपका एक क्वेश्चन लाया गया है। भारत के शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इसके प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए शहरी भारत कचरा मुक्त बनाने हेतु आवश्यक उपाय सुझाइए। तो आप 150 शब्द में लिख सकते हैं और इसको वेब्स एकेडमी जो आपका है, एकेडमी जो 24 है हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। सबमिट करके आपका आंसर देखा जाएगा। और आपसे एक और चीज़ है कि आप हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए जो है कि 2025 का जनवरी से अभी तक का जो है 2026 का जनवरी जो 3 जनवरी तक हो गया है, वहाँ तक का आपका मैराथन आपका आपका करंट का क्लास चलेगा जो सभी एग्ज़ामों के लिए आपका बेनिफिट होगा। और इस बार जो होगा आपका जो मैराथन क्लास आपका जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये आपका है कि पूरे एनालाइज़ किया जाएगा उसमें, जो भी उनका जो ऑप्शंस रहेंगे, वो आपको एनालाइज़ किया बहुत सारे अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट देगा। जो भी कर रहे हैं आपके भाई-बहन अगर ग्रेजुएट लेवल का जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब में आपको फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप उन्हें देखने भी बोलिएगा, आप भी देखिएगा और प्लीज़ जो हमारा A1K का सब्सक्राइबर तो प्लीज़ यार आप लोग शेयर कीजिए और इसका सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब करवाइए भी ताकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन आप लोग के सामने पेश करने वाला हूँ। और बहुत जल्द ही आज हो सकता है कि एक नए टीचर और भी जुड़ेंगे
जो आपके लिए जो जेपीएससी का है उनके लिए वो मतलब लाने वाले हैं, मतलब स्पेशल वो जेपीएससी पे जो पीवाईक्यू होगा उनके लिए वो फेमस रहेंगे, मतलब उनके लिए ही वो स्पेशल वो ला रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का सेकंड मुद्दा हमारा क्या कर रहा है, अगला मुद्दा क्या कर रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, वो क्या कहा है कि 20 मोर प्रोजेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स शॉप। ठीक है, शॉप क्या हुआ कि अभी हाल ही में क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एक योजना है, उसके तहत क्या क्या है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आपका 22,900 करोड़ रुपया का मतलब मंजूरी दिया है, जिसमें 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, अनुमानित है कि 41,863 करोड़ रुपया का निवेश का आकर्षित होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें क्या कहा गया कि ये परियोजना जो है पीसीबी जो है, जो आपका कैमरा हो गया, डिस्प्ले मॉड्यूल हो गया, जैसे प्रमुख जो घटक होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं ना, उस पर ये केंद्रित है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो डोमेस्टिक आपका प्रोडक्शन होता है और रोजगार और मेक इन इंडिया को ये बढ़ावा मिलेगा। ये स्वीकृति जो है आपका भारत के इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को भी विकसित करने में सहायता प्रदान करने का, जैसे ये बनेगा तो क्या होगा कि आपका आयात पर निर्भरता कमेगा आपका, और आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो आर्थिक व्यवस्था आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें मुख्य विवरण क्या है, किस बात पे है, तो योजना है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना। ठीक है, ये क्या है, स्वीकृतियां क्या है, 22 नई परियोजनाएं को स्वीकृति दिया है। निवेश कितना किया जाएगा, 41,000 आपका 863 करोड़। अनुमानित उत्पादन है कि इसमें कितना करोड़ का होगा, 2,58,152 करोड़ रुपया का। आपका रोजगार किससे इससे कितना होगा, प्रत्यक्ष तरीका से आपको लगभग होगा 34,000 होगा, और होने की प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट इससे ज्यादा है, कम से कम 1 लाख का। तो ठीक है, इससे आपको रोजगार भी हो रहा है, आपका पैसा भी आ रहा है, तो इसलिए ये किया जा रहा है। ये जो है ना ये आपका योजना जो है, ये पहले ही चालू किया था आपका अप्रैल के टाइम में, 2-3 महीना पहले ही ये, 4-5 महीना पहले ही ये स्टार्ट किया गया। ओके, तो इसी में 22 और नए प्रोजेक्ट को मतलब आपको परियोजना को जोड़ा गया है। इसमें लक्षित घटक क्या-क्या है, मतलब क्या है इसमें, स्वीकृति परियोजना में क्या है, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक भाग जो होते हैं शामिल है, जिनमें क्या है, निम्नलिखित में शामिल कौन-कौन है, मूल घटक जो है, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो पीसीबी कहा गया है, कैपेसिटर हो गया, कनेक्टर हो गया, लिथियम आयन सेल हो गया, और इसका सब जो संयोजन है क्या है, आपका कैमरा मॉड्यूल हो गया, डिस्प्ले मॉड्यूल हो गया, ऑप्टिकल ट्रांसीवर हो गया, ये क्या है आपका बनाया जाएगा। आपूर्ति श्रृंखलाएं के वस्तुओं भी होंगे, एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन होगा, एनोड सामग्री होगा, लैमिनेट होगा, जैसे तांबे की परत चढ़ी हुई जो भी बनाए जाएंगे। ठीक है, महत्व क्या है इसका, हम लोग महत्व पे चलते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना इनका क्या है कि महत्व है। इसका उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना है, और ये और क्या है आपका ये मेक इन इंडिया को ये बढ़ावा देगा, जैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ ये संरेखित है, क्योंकि जब देश में ही बनेगा तो मेक इन इंडिया को ये बढ़ावा देगा, और जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को भी ये क्या है आपका प्रोत्साहित करेगा, आपको आर्थिक विकास भी करेगा। घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का जब उत्पादन होने जाएगा, तो निर्यात में हम लोग का लिखित वृद्धि होगा, मतलब निर्यात में भी वृद्धि होगा, और आपका आयात में कमी होगा, जिससे क्या होगा कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ईसीएमएस जो योजना है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, क्या है, भारत सरकार की एक पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है आपका योजना है। ठीक है, आधारित एक प्रोत्साहन योजना है, जिससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट हैं और सब असेंबल जो के देश में ही निर्माण का बढ़ाना, मतलब ये जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है अपने ही देश में निर्माण करना है, और जो सब असेंबली है उसका देश में ही निर्माण बढ़ाना है। ओके, उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के आयातों पर निर्भरता को कम करना है, और वैल्यू एडिशन को बढ़ाना है, भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ठीक है, भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का इसका उद्देश्य है। रोजगार सृजन करना है और निवेश को भी आकर्षित करना है, जैसे एफडीआई वगैरह।
अब क्या है हमारा इसमें मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें एक प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव है उसको प्रोत्साहित करना है के तहत, मतलब प्रोत्साहन देना है, ठीक है। एमएसएमई जो है और बड़े उद्योगों दोनों के लिए ये क्या है लाया गया है, आपको देगा ये पीएलआई। उत्पादन क्या है और निवेश से जुड़े वित्तीय इंसेंटिव भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसी अब इसमें क्वेश्चन जो लगाया गया है आज का कि आपका ईसीएमएस योजना किस मंत्रालय द्वारा आपका लागू किया जाता है, तो ये आपका कोई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो रहा है अभी कि चेंज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए क्या है कि आपका अभी जो सोमालिया के देश है, सोमालिया है, उसी में एक कंट्री है, मतलब खुद को अपने आप को घोषित कर लिया है सोमालिया लैंड, सोमिली लैंड, ठीक है, सोमाली लैंड, ठीक है, सोमाली लैंड में अपने आप को ही स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, जिसको क्या है इजराइल ने भी उसको क्या है दर्जा प्रदान किया है, वो भी मान लिया है, ठीक है। उसके पीछे यही आपका न्यूज है। दिसंबर के अंत में क्या है इजराइल ने, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे दिया है। और सोमालीलैंड 1901 से ही, ऐसा नहीं है कि आपको 1991 से ही ये क्या है कि अपने आप को मतलब स्वतंत्र एक राज्य मानता है, लेकिन अभी क्या हुआ कि इजराइल जो है अभी आपका उसको मान्यता दे दिया है कि हाँ एक ये स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है, ठीक है। संसद अपनी मुद्रा के साथ डी फैक्टो स्वतंत्रता भी रखती है, लेकिन किसी भी देश द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दिया गया था, लेकिन अभी क्या है इजराइल ने इसे दे दिया है। जो ये मतलब ये जो कदम उठाया है ये क्या है स्थानीय स्तर का नहीं है, बल्कि क्या है भारी भू राजनीतिक में आपका बदलाव भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये सोमालिया का ही हिस्सा है, जिसको एक अलग पहचान दे रहा है ये, और सार्वभौमिक सीमाओं और संप्रभुता सिद्धांतों को भी ये क्या है चुनौती दे रहा है। तो यही आज हम लोग का मतलब ये क्या है न्यूज़ है। और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, देखिए बाब अल मंडेव है स्ट्रेट जो है ना, आप जब पढ़ोगे ज्योग्राफी में, तो बाब अल मंडेव जो है स्ट्रेट जो है और रेड सी है से होता हुआ विश्व का क्या होता है, विश्व व्यापार मार्ग गुजरता है, ठीक है। सुएज जो आपका सुएज नहर जो है ना उसके तहत, मतलब ये इजिप्ट के पास आप देखिएगा तो ये है। कई देशों के लिए इस मार्ग का नियंत्रण पर यह प्रभाव देखा जाता है। क्या होता है ना सोमालिया जो सोमालिया वहाँ पे जो है ना सोमालिया में पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का, मतलब वहाँ पे अभी बहुत सारे आप न्यूज़ देख रहे होंगे 2025 में, अगर इससे पहले आप पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि वहाँ पे कई जहाज को आपका हाईजेक कर लिया गया है था, ओके। और वहाँ पे हमेशा जो है लूटपाट की घटनाएं होते रहता है, तो इसलिए इस पर सब जितने भी वहाँ के आसपास देश हैं वो चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे संप्रभुता स्थापित हो जाए। अब क्या है कि इजराइल ने सोमालियालैंड को मान्यता जो दिया है, इसका एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है। कैसे? जिसे रेड सी के उसकी पहुंच और सुरक्षा गहराई, जैसे उसका भी सामान अगर कहीं जाता है तो उसका तो सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग ही लुटेरे हैं, तो उसके जहाज को तो नहीं लूटेंगे, उसके सामान जो जाएंगे जो, और उस पर क्या है कि उसकी पहुंच भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सोमालीलैंड में स्थिरता और शासन होने के कारण यह भरोसेमंद साझेदार माना जाता है, ठीक है, अन्य अफ्रीकी राज्य की तुलना में। अब सोमालिया का क्या कड़ा विरोध है? सोमालिया ने इस मान्यता को अपनी एकता और संप्रभुता के खिलाफ हमला बताया। ये बात सही है, क्योंकि वो उसी मतलब एक छोटा-सा पूरा देश था, उसी में अपना ये क्या है कि जहाँ पे ये आपका रेड सी है और बाब अल मंडेब जो स्ट्रेट है, वहीं पे ये क्या बोला अपने आप को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। यह क्षेत्र में अस्थिरता को वहाँ के बढ़ाएगा, लेकिन यूएन जो है सुरक्षा परिषद में भी ये मामला उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या दिया गया है, जैसे अफ्रीकन यूनियन जो है, अरब लीग जो है, कई मुस्लिम देश ने इस कदम का निंदा किया है, ठीक है। कुछ देश और संस्थान ने इसे समुद्री सुरक्षा और भू रणनीतिक जो बदलते समीकरण के रूप में भी देख रहे हैं। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो तो सोमालिया आपको याद रखिएगा, सोमाली लैंड जो है एक अलग देश ही है, तो इसको इसराइल ने मान्यता दिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका जब आप महाद्वीप में आप जाइएगा तो उसके जो पूर्वी सिरा है, यहाँ पे आपका पूर्वी सिरा पे एक मतलब मतलब क्या है एक एरिया है, ठीक है। तो ये जो है ना कि आपका ऐसे करके ऐसे है, सिंह के जैसा है, ठीक है।
तो सिंह के जैसा है, इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये सिंह के जैसा, क्योंकि इसका भूगोल सिंह की नुकीली माने जाने वाली आकृति जैसा दिखता है, इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें कुछ देश शामिल हैं, जैसे सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया। कभी-कभी इसमें केन्या को भी, पूर्वी केन्या को भी शामिल किया जाता है। तो ये आपके लिए याद है कि याद रखने वाली बात है कि सोमालिया मतलब जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका किससे मिलकर बनता है, तो सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती के मतलब मिलने से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण होता है। कभी-कभी पूर्वी जो केन्या है उसका भी। इसका महत्व क्या है, तो भू राजनीतिक जो एक महत्व रहता है कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट और रेड सी के पास ये स्थित है, इसलिए जो विश्व व्यापार मार्ग महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जा रहा है, माना जाता है, मतलब माना जा रहा है, क्या कह रहा है, माना जाता है। यह क्षेत्र ऊर्जा मार्गों और समुद्री रक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रणनीतिक भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, तुर्की हो गया, इजराइल हो गया, गल्फ कंट्री इस क्षेत्र में अपने हित साधने के लिए एक्टिव रहते हैं। ओके, अब थोड़ा-सा हम लोग सोमालिया के बारे में जानते हैं। सोमालिया जो है पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, ठीक है? आप लोग पता है कि पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, जो हॉर्न अफ्रीका में भी स्थित है। यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टि से काफ़ी रणनीतिक महत्वपूर्ण रूप है, क्योंकि वहाँ पे जो बाब अल मंडेब है, ये जब सदस्य हैं, तो वहाँ के लिए जो विश्व व्यापार मार्ग है, उसके लिए महत्वपूर्ण अपने आप को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है, देखिए पूर्व में इंडियन ओशियन वहीं पे है और उत्तर में गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है? एडन की खाड़ी। और सीमाएँ क्या किससे है आपका, पश्चिम में इथियोपिया से लगता है, उत्तर पश्चिम में जिबूती से लगेगा, दक्षिण पश्चिम में केन्या से लगेगा। राजधानी इसका जो है आपका मोगादिशु है, तो ये याद रखिएगा, मोगादिशु इसकी राजधानी है और इंडियन ओशियन और गल्फ ऑफ एडन से भी इसकी सीमा लगती है। आज का एक न्यूज़ आया था आपका यहाँ क्या बोलते हैं आपको, इंडियन एक्सप्रेस का, तो उसका मैं थोड़ा-सा ये वर्ड मतलब जो है चर्चा में था, तो ये मैं उठाया था, क्योंकि ऐसे ही ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछ देता है कि यूरोज़ोन क्या है, तो ये क्या है? यूरोज़ोन जो है, जो ज़ोन है मतलब यूरो क्षेत्र, वह समूह है जिसका जिन देशों ने अपनी जो है, जैसे क्या है कि जो देश अपनी जो राष्ट्रीय जो नेशनल उसका जो करेंसी था ना, उसको छोड़ के यूरो को जो अपना लिया है, उसी को यूरोज़ोन कहा गया है, मतलब यूरो क्षेत्र मान लिया गया है। इसमें क्या है, यह यूरोपियन यूनियन का आर्थिक और मुद्रा संबंधी का एक हिस्सा है। मुख्य बिंदु इसमें क्या-क्या है, मूल अर्थ क्या होता है कि यूरोज़ोन मतलब यूरोपियन यूनियन के वो देश जिनके आधिकारिक मुद्रा यूरो हो गया, आधिकारिक रूप से क्या हो गया मुद्रा, उनका यूरो हो गया है, यूरोपियन यूनियन का जो भी देश हैं जो। स्थापना कब हुआ था? यूरो को 1999 में बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन के लिए पेश किया गया था और 2002 में इसको कागजी मुद्रा और सिक्के के रूप में आम जनता के लिए भी लाया गया था। सदस्य देश कौन-कौन है? तो वर्तमान में लगभग 20 यूरोपियन देशों और यूरोज़ोन के सदस्य हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, नीदरलैंड, ये सब क्या है? यूरोज़ोन के सदस्य हैं। विशेषताएँ क्या है इसकी? तो देखिए, ये क्या है कि साझा मुद्रा में आपका क्या है, सभी देश यूरो में एक समान मुद्रा है, ठीक है? सभी सदस्य देशों में यूरो एक समान मुद्रा में बन गया है। सामूहिक मौद्रिक नीति क्या होता है? यूरो क्षेत्र की मौद्रिक नीति जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है तय करता है। मौद्रिक नीति इसको कौन करता है? ये याद रखिएगा, यूरो ज़ोन का जो मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक तय करता है। ये अब इम्पोर्टेंट है, ओके? स्टार मार्किंग। और क्या है, एकीकृत आर्थिक क्षेत्र क्या है? सदस्य देशों के बीच व्यापार जो बिना और निवेश जो है बिना मुद्रा विनिमय जोखिम आसानी से हो पाता है, क्योंकि जोखिम की बात ही नहीं। जितना जो करेंसी यहाँ चल रहा है वही करेंसी, तो उसका मान और वैल्यू जो है सेम ही है, ठीक है? महत्व क्या रहेगा आपका इसका? तो महत्व हम लोग देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। महत्व है इसका पहला, सुलभ व्यापार होगा। क्यों? यूरो का इस्तेमाल होने से दोनों देश जहाँ-जहाँ चल रहा है इसके बीच, तो मुद्रा परिवर्तनीय की चिंता नहीं रहेगी और मौद्रिक स्थिरता आएगी, क्योंकि जो आपका यूरो जो है आपका, यहाँ पे आप हम लोग देख रहे थे आपका कौन तय करता है? तो आपका जो ये कौन तय करता है? 1 मिनट, यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो तय तय करता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा आपका, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो तय करता है आपका बाजार नीति, मुद्रास्फीति नियंत्रण और समान ब्याज दर ये करता है। वैश्विक प्रभाव भी पड़ेगा। यूरोज़ोन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी प्रमुख होते जा रहा है, ठीक है? अब भारत के लिए यूरोज़ोन क्यों महत्व है? तो देखिए क्या है, व्यापार के लिए यूरोज़ोन भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोज़ोन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा व्यापारिक भागीदारी रहता है।
पूरे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देशों के साथ इसका भागीदारी है आपका व्यापार में। भारत के निर्यात में यूरो क्षेत्र का बड़ा योगदान है, एक्सपोर्ट जो करता है बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में ये हमारा जो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, विशेषकर आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब हम लोग यूरोपियन कंट्री में करते हैं। यूरो जिनकी अर्थव्यवस्था धीमी हुई या मंदी में भारत के एक्सपोर्ट भी इससे प्रभावित होगा, इसलिए हमारे लिए ये महत्व रखता है। दूसरा क्या है कि निवेश में भी ये महत्व रखता है, कैसे कि यूरोजन के देश जो है जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से एफडीआई भारत में आता है, जिससे क्या हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूरोपीय निवेश महत्वपूर्ण भूमिका हमारा निभाता है। मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की प्रवृत्ति भारत के रोजगार और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। आपका थर्ड क्या है हमारा कि मुद्रा और वित्तीय बाजार जो करेंसी एंड फाइनेंशियल मार्केट में क्या महत्व रखेगा कि यूरो जिनकी मौद्रिक नीति जो होता है, ब्याज दर और यूरो की कीमत भारतीय रुपये पर भी असर डालती है। ठीक है, यूरो की वैल्यू में उतार चढ़ाव से भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है फॉरेक्स रिजर्व भी प्रभावित हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये महत्व रखता है। नीति और रणनीतिक संबंध क्या है, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए क्या है कि यूरो जोन भारत के लिए साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, व्यापार समझौता जैसे ट्रेड एग्रीमेंट का स्रोत माना जाता है। ओके, सब वैश्विक सप्लाई चेन में भी यूरोपीय देश भारत के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूरोजन के सहयोग से भारत के वैश्विक हितों को समर्थन मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारे महत्व रखते हैं। आज का जो अगला मुद्दा है हमारा जो इंडिया का जो RCEP जो है माइनस चाइना जो ये बोल रहा है क्या है, देखिए क्या है कि जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि भारत शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद भी क्या है कि आरसीईपी को मतलब क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें चाइना था। ठीक है, अगर इस एग्रीमेंट में क्या हो जाता है कि अगर आप शामिल हो जाइएगा तो आपका जो भी आपके आयात और निर्यात जो भी होगा जो आपका फ्री होगा, मतलब उस पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें क्या था कि अधिकांश आर्थिक लाभ सुरक्षित करने का एक स्मार्ट रास्ता अपनाया, जिसे ही कहा जा रहा है क्या, आरसीईपी माइनस चाइना। ठीक है, मतलब इसमें मतलब शामिल ना होते हुए भी चाइना को आपका क्या किया है, उसको मतलब काउंटर किया है, तो इसीलिए आरसीईपी माइनस चाइना रणनीति इसको बोला जा रहा है और ये अभी चर्चा में है। आरसीईपी होता क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आरसीईपी होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक बड़ा क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता होता है जिसमें एशियाई प्रशांत के कई देश शामिल हैं। अब इसमें मुख्य पॉइंट क्या क्या है, फैक्ट है, जो स्थापना इसका 2020 में हुआ था और औपचारिक रूप से हस्ताक्षर मतलब इसमें हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा जो एफटीए जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको आरसीईपी को बोला जाता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। ओके, क्या है कि इसका जो सदस्य है 15 देश हैं, कौन कौन, एशियान 10 देश, जैसे ब्रुनोई हो गया, ये याद रखिए एशियान का दोस्तों, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब क्या है, आसियान देश हैं। और प्लस में 5 देश और कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, तो ये सब क्या है आपका इसका मतलब आरसीईपी का आपका सदस्य देश है। अब वैश्विक इसका जो प्रभाव है, देखिए कुल जीडीपी का 30% आपका वैश्विक जीडीपी का 30% जीडीपी का योगदान होता है और आबादी में भी 30% ये अपना योगदान देते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है कि व्यापार शुल्क को कम करना, निवेश और सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक समन्वय को मजबूत करने का ये उद्देश्य है। भारत और आरसीईपी का क्या है, तो भारत ने 2019 में ही इसको आरसीईपी से बाहर आने का निर्णय लिया। कारण क्या था कि चीन के वस्तुओं को भारतीय बाजार पर दबदबा, ठीक है, घरेलू उद्योग और संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके बजाय क्या है, भारत ने आरसीईपी के अन्य देशों के साथ क्या किया ना, आपका बायलैटरल जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम किया है। इसे ही कह रहा है क्या, कहा जा रहा है आरसीईपी माइनस चाइना रणनीति स्ट्रेटेजी। ओके, क्या है ये आपका, कैसे ये किया है भारत ने, चाइना आपका भारत ने आरसीपी माइनस चाइना कैसे व्यवहारिक रूप से लागू किया है, तो देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है बायलैटरल। ठीक है, आपका भारत ने आरसीपी सदस्य के साथ दो तरफा एफटीएफ का पर काम किया और कई को पूरा भी कर लिया। जैसे चाइना को छोड़कर आरसीपी के सभी सदस्य के साथ जो भारत मुक्त व्यापार समझौता कर ही चुका।
जैसे हाल ही में अभी क्या हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है। आसियान देशों में जैसे जापान, दक्षिणी कोरिया आदि के साथ पहले से ही एफटीए और सेपा एग्रीमेंट जो है कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो मौजूद है, ठीक है। आपका इस तरह से भारत ने आरसीईपी जो जितना बाजार पहुंच हासिल किया है, पर चीन को जो शामिल नहीं किया है, ठीक है। सबके साथ अब बाजार तक तो पहुंच गया लेकिन चीन को ये सब बिना शामिल किए हुए। देखिए संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा भी कर लिया है। भारतीय ने जो पक्षीय जो आपका समझौता किया है, इस तरह से तैयार किया है कि जैसे कृषि हो गया, डेयरी हो गया, एमएसएमई हो गया, उस पर ये आपका समझौता नहीं करनी किया है। उसको ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर निकाल के बाकी पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है को अत्यधिक सस्ते आयात से बचाव का मिलेगा। ऐसे नहीं तो इम्पोर्ट आप क्या बोलता है कि ज़्यादा मतलब अत्यधिक सस्ता के कारण आपका घर का ही मतलब प्रोडक्शन रुक जाएगा। टैरिफ संप्रभुता भी आपका बनाए रखा है। इससे क्या होगा कि आपका कुछ-कुछ चीज़ों पर जैसे एमएसएमई के डेयरी पे, आपका कृषि पे आपका सॉवरेनिटी अभी भी कायम है। अगर भारत से इसमें शामिल हो जाएगा तो उसको तमाम वस्तुओं पर टैरिफ कम करना और करने का पड़ता। जिससे क्या होगा चीन के जैसे उत्पादन शक्ति वाली अर्थव्यवस्था के उत्पाद सस्ते में भारत में प्रवेश कर जाता है। बहुत सारी चीज़ें आज भी मतलब आ ही रहा है। आरसीईपी माइनस चीन रणनीति से भारत ने टैरिफ नियंत्रण अपनी नीति में रखा है। ओके। चौथा क्या कह रहा है कि आपका कि चीन जोखिम को भी रोक दिया है। आरसीईपी में शामिल होने से चीन के उत्पादन अनुकूल नियम और अप्रत्यक्ष मार्गों से भारत के बाजार में भी ज़्यादा प्रवेश कर सकता था और भारत ने बाहर रहकर भी चीन के मुख्य जोखिम को रोका और प्रत्यक्ष प्रवेश पर भी नियंत्रण दृष्टिकोण अपनाया है। ओके। अब इससे क्या हुआ कि रणनीतिक संतुलन और खुलापन स्वायत्तता भी कैसे किया है। रणनीति की व्यापार खुलापन और रणनीतिक स्वायत्तता दोनों को संतुलित कैसे भारत को बाजार पहुंच मिली आरसीईपी के समूह के देशों को चीन के छोड़ के, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, सेपा एग्रीमेंट किया। संवेदनशील क्षेत्रों और नीति स्वायत्तता को भी सुरक्षित रखा इन्होंने। कृषि, डेयरी आपका आपका एमएसएमई को भी सुरक्षित रख लिया और घरेलू जो उद्योग है पर चीन का मुख्य जोखिम को भी कम किया। भारत ने आरसीईपी जैसे लाभ प्राप्त अभी भी कर रहा है बिना इसमें शामिल हुए, पर पूर्ण सदस्यता का जोखिम से भी बचा रहा है कि आपको पूर्ण सदस्यता भी लेना पड़ेगा। ओके। तो आज का क्वेश्चन जो हमारे लिए इसका है कि देखिए डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज आरसीईपी माइनस चाइना स्ट्रेटेजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी हाईलाइट्स इट्स एडवांटेज एंड चैलेंजेस। ओके। तो भारत देखिए हिंदी में क्या है कि भारत की आरसीईपी माइनस चाइना रणनीति का भारत की व्यापार नीति और आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में महत्व स्पष्ट करें, इसके लाभ और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें। तो आज के लिए ये जो क्वेश्चन है आपका, आप इसका आंसर लिख के हमारे वेब्स अकेडमी 24 पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और हमारे जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी, आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हमारा एक लक्ष्य है छोटा-सा 1K का सब्सक्राइबर का। और आपको कैसा लग रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और आपके लिए और क्या है, और आज है जो आपका जेपीएससी का आपका मतलब पीवाईक्यू एक नए टीचर के तहत आपको लाया जा रहा है। तो आप प्लीज़ उस पे ध्यान दीजिएगा और मेरे द्वारा आपको करंट अफेयर का एक मैराथन क्लास भी मैं लाऊँगा आज आपको, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।